नमस्कार बच्चों। तो आज की हम इस क्लास में पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर, इस पर चर्चा करते हैं। तो बच्चों, अभी जो हमें टॉपिक पर बात करते हैं या वीडियो बना रहे हैं, ये जो वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण या आने वाले क्वेश्चन हैं उनको ही हम केवल ले रहे हैं। जो एनसीईआरटी का विधिवत सिलेबस था उसको हमने पूरे साल क्लास में पढ़ा। अब हम केवल वो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो अब हम बात करते हैं प्रकाशिक तंतु की, ऑप्टिकल फाइबर की। तो ये भौतिक जगत का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग है, या हम कहें महत्वपूर्ण खोज है, और इसका बहुत ही उपयोग है। तो प्रकाशिक तंतु है क्या, सबसे पहले हम इसका परिचय लें। तो इन्होंने कहा कि जो प्रकाशिक तंतु है, ऑप्टिकल फाइबर है, प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक युक्ति है जिसकी सहायता से हम प्रकाश सिग्नलों को उसी तीव्रता के साथ अल्प दूरी या लंबी दूरी तक ले जा सकते हैं। फिर से सुने, हमने कहा कि प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम प्रकाश सिग्नलों को उसी तीव्रता के साथ, जो तीव्रता यहां पर है इतनी ही तीव्रता के साथ दूसरी जगह पहुंचते हैं। हमारा जो प्रकाशिक तंतु होता है वो सीधा भी हो सकता है और टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। तो टेढ़ा मेढ़ा भी बना लो इस प्रकार से। तो इन्होंने कहा कि जो प्रकाशिक तंतु है वो सीधा या टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। थोड़ा सा ये मान लें। तो प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम प्रकाश सिग्नलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। इन्होंने कहा कि प्रकाशिक तंतु में 3 भाग होते हैं। नंबर 1 कोर, क्रोड, दूसरा क्लैडिंग, और तीसरा भाग होता है बाहरी भाग, सुरक्षात्मक जैकेट। सुरक्षात्मक जैकेट। तो प्रकाशिक तंतु में 3 भाग होते हैं। तो हम पहले चर्चा करते हैं क्रोड पर। तो क्रोड क्या है? तो इन्होंने कहा कि जो प्रकाशिक तंतु है इसका जो केंद्रीय भाग होता है उसको हम क्रोड कहते हैं। बनता कैसे है? तो इन्होंने कहा कि इसे बनाने के लिए, क्रोड को बनाने के लिए हम कांच या प्लास्टिक के बारीक तंतु, एक समान अपवर्तनांक वाले बारीक तंतु लेते हैं, और इनका अपवर्तनांक, जिन तंतुओं से क्रोड बनाया जाएगा उनका अपवर्तनांक 1.5 होता है। तो केंद्रीय भाग को क्रोड कहेंगे और इसे एक समान अपवर्तनांक वाले कांच या प्लास्टिक के बारीक तंतुओं से मिलकर बनाया जाता है। इसमें जो तंतुओं का उपयोग होता है उनका जो व्यास होता है वो होता है 0.001 सेंटीमीटर, एवं इन तंतुओं का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.5। क्रोड के बाद दूसरा भाग आता है क्लैडिंग। तो इन्होंने कहा कि क्रोड के ऊपर, देखिए क्रोड के ऊपर मान के चलो एक क्रोड है, एक पाइप हो गया, इसके अंदर एक दूसरा पाइप है। तो जो दूसरा है क्रोड के ऊपर का भाग, तो केंद्रीय भाग के ऊपर क्रोड के अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ की एक परत होती है। एक क्रोड हो गया तो इसके ऊपर एक दूसरा एक पाइप चढ़ा है। तो ये जो दूसरा पाइप इसके ऊपर चढ़ा है इसको बोलते हैं हम क्लैडिंग। और इसकी विशेषता क्या है? तो ये जिस पदार्थ से बनाया जाता है उस पदार्थ का अपवर्तनांक क्रोड में जो पदार्थ उपयोग किया गया था उसके अपवर्तनांक से कम होता है। अर्थात इसमें जिन तंतुओं का उपयोग होता है उनका अपवर्तनांक 1.4 होता है। तीसरा भाग आता है सुरक्षात्मक जैकेट। तो इन्होंने कहा कि जो सबसे बाहरी भाग होता है
सबसे बाहरी भाग को हम सुरक्षात्मक जैकेट कहते हैं और ये विद्युत रोधी पदार्थ की बनी होती है। इसका काम है इस प्रकाशिक तंतु को सुरक्षा प्रदान करना, अर्थात इसके अंदर से जो सिग्नल आएंगे उन सिग्नलों पर बाहर के एरिया में सिग्नल घूम रहे हैं उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो तीसरा सुरक्षात्मक जैकेट है, ये सबसे बाहरी भाग होता है और विद्युत रोधी पदार्थ का बना होता है। ये तो होगी इसकी संरचना। अब हम देखें कार्य विधि। तो एक तो हम देख रहे हैं, तो हमने कहा कि जो हमारा प्रकाशिक तंतु होता है वो सीधा भी हो सकता है और टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। सीधे में देखो बच्चों, तो तुमने देखा होगा जो हमारे टीवी में केबल होती है, डली होती है, तो हम बताते हैं इसको हम देख रहे हैं। तो देखो बच्चों, इसमें इस सबसे बाहर जो प्लास्टिक की परत चढ़ी है इसको मान लो सुरक्षात्मक जैकेट है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर एक जाली चढ़ी है, तो ये जाली जैसा इसमें क्लैडिंग होता है दूसरा भाग। तो देखो पहले प्लास्टिक की परत, इसके अंदर ये दूसरी जाली चढ़ी है, दूसरा पाइप जैसा है, तो होगी क्लैडिंग। और इसके बाद हम देख रहे हैं इसके अंदर एक तीसरा भी है, ये सबसे अंदर है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं क्रोड। और ये अंदर से खोखला होता है, खोखला पाइप होता है। तो लगभग टीवी के केबल जैसी इसकी बनावट होती है। तो देखो इसको हम सीधा भी रख सकते हैं, तो प्रकाशिक तंतु सीधा हो गया, और इसको ऐसा कर दो, मोड़ दो, तो टेढ़ा मेढ़ा हो गया। ठीक है, अब हम इसकी कार्य विधि की चर्चा करते हैं। तो अगला भाग आया कार्य विधि, वर्किंग। तो इन्होंने कहा कि जब प्रकाशिक तंतु के एक सिरे पर हम सिग्नल को डालते हैं, वो सिग्नल हमारा टीवी का सिग्नल होता है, कोई प्रकाशी सिग्नल हो सकता है, विद्युतीय सिग्नल हो सकता है, लेजर किरणें हो सकती हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जब प्रकाश किरणें तंतु के एक सिरे पर छोटे कोण पर आपतित होती हैं, तो मान के चलो हमने प्रकाश किरण को डाला इस जगह, हमारी प्रकाश किरणें प्रवेश करी। अब इस समय हमारी प्रकाश किरण जब प्रवेश करती है तो यहाँ तंतु है कांच या प्लास्टिक का, उसका कुछ अपवर्तनांक भी हम देख रहे हैं। और इस समय जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो हमारा ये सिग्नल पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाता है। तो यहाँ गया, जैसे यहाँ आया, इस समय फिर शर्त पूरी हुई कि आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो गया, तो फिर ये पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो गए पहुंचा। यहाँ फिर वही शर्त लगी और हमारा ये सिग्नल बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तित होते होते दूसरे सिरे से उसी तीव्रता के साथ बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार से इसकी वर्किंग प्रोसेस है। एक बार और सुन लें कार्य विधि को। तो इन्होंने कहा कि जब कोई प्रकाश का सिग्नल तंतु के एक सिरे से प्रवेश करता है तो इसका बार बार इसका तंतु और अंतरा पृष्ठ से बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण वही है कि हर बिंदु पर हर जगह आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक है, इसलिए वो परावर्तित होता जाता है और इसी तीव्रता के साथ, जिस तीव्रता से प्रवेश करा था, इसी तीव्रता के साथ परावर्तित होते होते दूसरे सिरे से बाहर निकल आता है। तो इसकी वर्किंग प्रोसेस हो गई। अब अगला, तो इसका अगला उपयोग ये महत्वपूर्ण है कि प्रकाशिक तंतु का उपयोग क्या है। तो इन्होंने कहा कि प्रकाशिक तंतु का वैसे तो कई जगह उपयोग किया जाता है, फिर भी हमें वार्षिक परीक्षा में लिखना है तो उसको हमें पॉइंट वाइज ध्यान रखना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि चिकित्सा और प्रकाशी जांच में, चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा और प्रकाशी जांच, जहां प्रकाश की सहायता से जांच की जाती है, तो प्रकाशिक तंतु का पहला उपयोग है चिकित्सा और प्रकाशी जांच में प्रकाश नली की भांति हम प्रकाशिक तंतु का उपयोग करके फेफड़े और शरीर के अंदर के आंतरिक भागों का अध्ययन करते हैं। जिन भागों को हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाते हैं वहां पर हम प्रकाशिक तंतु की सहायता से प्रकाश को ले जाते हैं और शरीर के अंदर के भागों का अध्ययन करते हैं। तो प्रकाशिक तंतु का पहला उपयोग हो गया चिकित्सा और प्रकाशी जांच में। तो चिकित्सा और प्रकाशी जांच में प्रकाश नली की भांति प्रकाशिक तंतु का उपयोग करके हम फेफड़े और शरीर के अन्य आंतरिक भागों का अध्ययन करते हैं। दूसरा है, इनने बताया कि चिकित्सा उद्देश्य के लिए
शरीर के अंदर लेजर किरणें ले जाने के लिए हमें शरीर के अंदर मान के चले कहीं देखना है तो वहां पर हम चिकित्सा उद्देश्य के लिए लेजर किरणों को प्रकाशिक तंतु की सहायता से शरीर के अंदर ले जाते हैं। तीसरा यह है कि प्रकाशिक तंतु की सहायता से हम अपने विद्युतीय सिग्नलों को, प्रकाशीय सिग्नलों को या टीवी सिग्नलों को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जा सकते हैं। जैसे केबल क्या करती है, टीवी सिग्नलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। उसी प्रकार से जो हमारा प्रकाशिक तंतु है, ये भी प्रकाशीय सिग्नल हो या विद्युतीय सिग्नल हो या फिर टीवी सिग्नल हो, इन सिग्नलों को प्रकाशिक तंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है। तो बच्चों, इस टॉपिक में हमने जो भी देखा 12वीं परीक्षा के लिए हर बात मोस्ट इंपोर्टेंट है, चाहे वो बनावट हो, चाहे परिचय हो, चाहे कार्यविधि हो, चाहे उपयोग हो। इसलिए हम इस पर विशेष ध्यान दें 12वीं परीक्षा के लिए। ठीक है बच्चों, आज इतना ही, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर आने वाली वीडियो, हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।